जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो प्रोलिफरेटिव स्टेज है। अब इस प्रोलिफरेटिव स्टेज में सबसे पहले तो हमारे पास न्यू वास्कुलराइजेशन होती है और ये दो जगह में होती है। एक तो ये आइरिस में होती है और दूसरा ये रेटिना में होती है। अब जो रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन है ना, ये हॉलमार्क है इस प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का। ठीक है। अब ये जो रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन है ना, ये या तो ऑप्टिक डिस्क में होगी जिसे हम बोलेंगे एनवीडी, न्यू वेसल्स एट द डिस्क, या तो फिर ये रेटिना में कहीं और किसी और रीजन में होगी, उससे हम बोलेंगे एनवीई, न्यू वेसल्स एल्सवेयर। ठीक है। फिर ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था इसका। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम कर चुके हैं, न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है हेमरेज। अब ये हेमरेज प्री रेटिनल हो सकता है या फिर विट्रस हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है। ये 5 जो है ना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। अब जब भी ब्लाइंडनेस होती है ना किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो उसका सबसे कॉमन कॉज यही होता है कि उसको डायबिटिक मैक्यूलोपैथी होगी, क्योंकि मैक्यूला जब डिस्ट्रॉय होता है ना तभी ब्लाइंडनेस होती है। अब जो डायबिटिक मैक्यूलोपैथी है उसको हम लोग क्लिनिकली एंजियोग्राफिकली फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। अब इसमें दो में ये क्लासीफाई हो जाता है, फोकल मैक्यूलोपैथी और डिफ्यूज मैक्यूलोपैथी। जो फोकल मैक्यूलोपैथी में क्या होता है कि जब हम एफएफए करते हैं तो उसमें हमें लेट फोकल हाइपोफ्लोरेसेंस लीकेज नज़र आएगी। ठीक है। लेट और फोकल हाइपरफ्लोरेसेंस। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि ये जो फोकल लीकेज हो रही है ना सारी, और वो दो जगह से हो रही है। एक तो माइक्रो एन्यूरिज्म से, और दूसरा जो कैपिलरी सेगमेंट्स डायलेट हो गए थे ना, उधर से लीकेज हो रही है। ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास था डिफ्यूज़ मैक्यूलोपैथी। इसमें भी रेटिनल कैपिलरी लीकेज हो रही है जो कि बहुत एक्सटेंसिव है, इस वजह से वो डिफ्यूज़ हो गया। इसमें जब हम एफएफए करेंगे तो हमें लेट फेज डिफ्यूज़ हाइपरफ्लोरेसेंस नज़र आएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब कभी कभी हम जब एफएफए करते हैं ना तो हमें नॉन परफ्यूजन नज़र आती है फोविया की, मतलब कोई ब्लड जा ही नहीं रहा फोविया में। ठीक है। जिसकी वजह से जो फोवियल ए वैस्कुलर जोन है ना वो बहुत इनलार्ज लगता है, तो उससे हम बोलते हैं इस्कीमिक मैक्यूलोपैथी हो गया। ठीक है। और ये माइक्रोवैस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी। ये जो अभी हमने ऊपर सारे पढ़े हैं ना, इसमें से मिक्स फीचर्स भी हो सकते हैं, तो उससे हम बोल रहे हैं मिक्स्ड मैक्यूलोपैथी। कि ये स्टेज होगी। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है एडवांस डायबिटिक आई डिसीज़। अब जब ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ जब अनकंट्रोल्ड रह जाती हैं ना, तो फिर 3 कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज होगी। दूसरा ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होगी। और ये क्यों हो रही है डिटैचमेंट, क्योंकि फिब्रोसिस हो रही है ना रेटिना की, तो वो फिब्रोसिस इतनी हो जाएगी कि रेटिना डिटैच होना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ न्यू वैस्कुलर ग्लॉकोमा होगा। ठीक है। और ये क्योंकि न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है ना, तो इतने सारे वेसल्स बन रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से न्यू वैस्कुलर ग्लॉकोमा हो जाता है। ठीक है। फिर फाइनल स्टेज होती है बर्नड आउट स्टेज। ये बिल्कुल एंड स्टेज है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की, जिसमें जो सारे वैस्कुलर कंपोनेंट्स हैं ना वो रिग्रेस्ड हो जाते हैं, और जो फिब्रिस कंपोनेंट्स हैं ना वो रह जाते हैं सिर्फ पीछे। ठीक है। और ये फाइनल स्टेज थी। फिर ये हमारे पास एक तरह की क्लासिफिकेशन होगी। अब नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है जो कि इंटरनेशनली बहुत यूज़ होती है, और वो उस बेसिस पे होती है कि कितनी सिवियरिटी कितनी है। सिवियरिटी स्केल है ये बेसिकली, उसे हम बोलते हैं ETDRS, अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब ये तकरीबन वही चीज़ है, बस इन लोगों ने क्लासीफाई इसे डिफरेंटली किया हुआ है। पहले तो इसे हम इसका पहला स्टेज को हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है। अब इसमें फर्दर 4 स्टेजेस इन लोगों ने दी हुई हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। ठीक है। माइल्ड में सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन रहे हैं, मॉडरेट में माइक्रो एन्यूरिज्म्स तो बन ही रहे हैं, साथ में रेटिनल हेमरेज हो रही है, एक्सुडेट, कॉटन वूल स्पॉट्स और वीनस ब्लीडिंग। ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं मॉडरेट में। सीवियर में एक रूल होता है, इसे हम 4-2-1 रूल बोलते हैं। 4 मतलब कि चारों आई के चारों क्वाड्रेंट्स में ना बहुत सीवियर हेमरेज होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये सीवियर वो है। दूसरा
अगर 2 क्वाड्रेंट्स में सिग्निफिकेंट वीनस ब्लीडिंग होगी तो बोलते हैं ये हो सकता है। तीसरा, अगर एक क्वाड्रेंट में मॉडरेट इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी है ना, तो उससे भी हम सीवियर में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इन 3 में से कोई भी एक होगा ना, हम बोलेंगे इसे सीवियर है, ठीक है। और अगर इन 3 में से 2 होंगे या फिर तीनों होंगे तो हम बोलेंगे कि वेरी सीवियर है, ठीक है। बस ये बात थी इसमें। फिर ये पहला स्टेज था हमारे पास नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर नेक्स्ट इज़ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एनवीडी और एनवीई, ठीक है। न्यू वैस्कुलराइजेशन बेसिकली इसकी फ़ीचर है, वो डिस्क में हो एल्सवेयर हो डजंट मैटर, न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है तो वो प्रोलिफरेटिव है। फिर तीसरा है डायबिटिक मैक्यूलर एडीमा। अब इसमें जो है क्या होगा कि फोकल एडीमा हो रहा होगा और डिफ्यूज़ एडीमा हो रहा होगा, ठीक है। ये एडीमा इसका मेन फीचर है, फोकल और डिफ्यूज़। फिर नेक्स्ट इज़ एडवांस्ड डायबिटिक आई डिज़ीज़। इसमें जो है वही जो ऊपर हमने 3 पढ़े थे ना ऊपर वाले एडवांस में, वही इसमें है। परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट ड्यू टू फिब्रोसिस और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा ड्यू टू न्यू वास्कुलराइजेशन, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है इस डायबिटिक रेटिनोपैथी की डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस जो है ना वो हम 3 तरह से करते हैं। पहले तो हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें तीन चीज़ों से करेंगे, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और स्लिट लैम्प्ड बायोमाइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये फंडस एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं FFA, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी, ठीक है। इससे हमें 3 चीज़ें नज़र आएंगी कि कौन कौन सी एरियाज़ लीक हो रही हैं, कौन कौन सी एरियाज़ इस्कीमिक हैं और कहाँ कहाँ पे न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है। ये 3 चीज़ें FFA से पता चलती हैं। फिर तीसरी चीज़ जिससे हम डायग्नोसिस करेंगे ऑक्ट बोलते हैं उसे, OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इससे जो है ना जो रेटिना में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं ना मैक्यूलोपैथी की वजह से, वो हम असेस करते हैं। या फिर नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे हम पेशेंट के। पहले 3 तो हम लोग शुगर से रिलेटेड करवाएंगे, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल करवाएंगे, फास्टिंग रैंडम दोनों। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे देखने के लिए यूरिन में तो नहीं ग्लूकोज आ रहा है। और तीसरा ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c देखेंगे। ये 3 तो ग्लूकोज के लिए हैं। फिर हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे और लिपिड फंक्शन टेस्ट भी रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे। तो ये फिर इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं। अब आगे जो भी इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे ना वो सारी हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। ये 3 तो याद ही रखें। फिर 2 ब्लड की याद रख लें, एक सिकल सेल डिजीज़ और एक ल्यूकीमिया, ठीक है। और एक और तरह की रेटिनोपैथी होती है रेडिएशन रेटिनोपैथी, वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जो है इसकी एक पहले तो आप जनरल ट्रीटमेंट करेंगे, आप पेशेंट को उसको एजुकेट करेंगे, उसे अवेयर करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है और वो किस तरह प्रोग्रेस हो सकती है और उसे प्रिवेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये विजुअल लॉस में एंड होता है, ठीक है। साथ में आप उससे बोलेंगे कि वो अपने सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करे, ठीक है। सारे डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करे और मतलब अपनी वो डाइट वगैरह को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे और लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह। साथ में जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स थे ना, हाइपरटेंशन, एनीमिया, नेफ्रोपैथी, ये सब कुछ इनको भी ट्रीट करना होता है। ये तो एक जनरल ट्रीटमेंट है। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है रेटिनोपैथी की, वो 3 हो जाती हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, एक लेज़र ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल थेरेपी है ना उसमें हम एंटी VEGF देते हैं, जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर था ना उसके हम एंटी VEGF दे रहे हैं। अब ये इंट्राविट्रली देते हैं। ये उससे क्या होता है कि एडीमा कम होगी, मैक्यूलर एडीमा, सही है। साथ में जो न्यू वैस्कुलराइजेशन है ना वो भी इनहिबिट होगी, ठीक है। अब इसकी कोई भी 2 एग्जांपल्स याद करनी है एंटी VEGF की, एक है बेवासीजुमैब और एक रानीबीजुमैब। याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। साथ में एक तो हमने ये इंट्राविट्रली एंटी VEGF दे दी, साथ में हम इंट्राविट्रली स्टीरॉइड्स भी देते हैं। ट्रामसिनोलॉन एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट होती है लेज़र फोटोकोगुलेशन। अब इसमें हमारा हम जो करना क्या चाह रहे हैं कि जो वो हाइपॉक्सिक रीजन्स है ना, मतलब जो इस्कीमिया और है जिन रीजन्स में रेटिना के,
उनको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर VEGF नहीं रिलीज़ होगा, और वो नहीं रिलीज़ होगा तो कोई न्यू मैस्कुलाइजेशन नहीं होगी, एडीमा नहीं होगा, तो फिर आंख बच जाती है। ठीक है। अब लीक, ये तो एक तो इस्कीमिक रीजन्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, साथ में जो लीकिंग एरियाज़ है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उससे भी एडीमा हो सकता है। ये लेज़र का पॉइंट है। अब टाइप्स ऑफ लेज़र कौन से यूज़ करते हैं, एक तो फोकल लेज़र होता है, ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं जब फोकल मैक्यूलर एडीमा हो रहा है। दूसरा ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट होती है, जो हम डिफ्यूज़ मैक्यूलर एडीमा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा होता है PRP, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। ये भी स्कैटर है, ये जो मिक्स टाइप्स होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है। फिर ये होगी हमारी लेज़र ट्रीटमेंट। फिर तीसरी है सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग पार्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं। ठीक है। और उसको साथ में लेज़र के साथ साथ हम ये वाली सर्जरी करते हैं अक्सर। और ये कब इंडिकेटेड होती है, ये पार्स की सर्जरी करनी है जब डेंस परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज हो तब, या फिर जब ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो तब, या फिर जब प्री मैक्यूलर रेट्रोहाइलोइड हेमरेज हो तो, और जब ट्रैक्शनल मैक्यूलर एडीमा हो तो। ठीक है। जब विट्रस हेमरेज हो, जब रेटिना की डिटैचमेंट होना शुरू हो, जब मैक्यूला में एडीमा हो, और जब रेट्रोहाइलोइड हेमरेज हो तो।